सो लास्ट टाइम हमने एक नया सेक्शन चालू किया था, उसका एक पर्टिकुलर पार्ट ही पढ़ा था। सेक्शन का नाम था ए वेल राउंडेड टीचिंग। एंड जो हमने उसका पहला पार्ट पढ़ा था वो था पुटिंग फॉर द एफर्ट। तो जस्ट टू मेंटेन कंटिन्यूटी हमने क्या पढ़ा था, अगला वाला सेक्शन को पढ़ने से पहले एक बार क्विकली हम इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। इसमें पुटिंग फोर्थ द एफर्ट के अंदर जो भगवान अजान जैसारो जो भगवान बुद्ध की एक टीचिंग की इम्पोर्टेंट बात लेके आना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि आपकी जो ज़िंदगी है वो आपके विल पे और आपके फेट पे डिपेंडेंट है, या कुछ अचानक से कहीं से भी कुछ हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी इन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। जो भगवान बुद्ध की टीचिंग की जो एक कोर मैसेज आता है कि हम अपना जीवन और हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो अपने शरीर के थ्रू, अपनी वाणी के थ्रू और अपने मन के थ्रू बनाते हैं। तो अगर हमें हमारे अंदर अगर दुख है या कोई परेशानी है तो वो हमारे हाथ में है कि किस तरीके से हम इन भगवान बुद्ध की बताए हुए रास्ते पे चल के उसको हम देख पाएँ और उसको हम दूर कर पाएँ। तो इसको एक तरह से अजान चा जो थे वो एक तरह से राइट व्यू कहते हैं कि आपको खुद मेहनत करनी है, आपका अ, जो प्रोग्रेस है वो आपके हाथों में है। एंड इसके अंदर जो आई थिंक अजान चा जो एक बार जो मैसेज बार बार लेके आना चाहते हैं कि हार्डवर्क के बिना कोई और रास्ता नहीं है। आपको मॉन्क बने हैं तो आप एक आसान लाइफ में, ऐसा नहीं है कि खाली एक आसान लाइफ जीनी है, बट आपको हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। एंड अगर आपने एक किताब ली है और अगर पढ़ना नहीं सीखा तो आप वो किताब नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपको किताब को पढ़ने के लिए पहले उसको पढ़ना सीखना पड़ेगा। एंड तो अगेन जो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि हार्डशिप मस्ट कम फर्स्ट। तो जो भी आपका हमारी साधना का फल है, उससे उसका फल पाने के लिए हमें मेहनत और हार्डशिप के थ्रू गुजरना पड़ेगा। और जो एक जो वो अजान चा का आई थिंक कांस्टेंट तरीका रहा है कि उन्होंने मॉन्क्स को पुश करा है, उसमें जो कोर मैसेज था, ईट लिटिल स्लीप लिटिल टॉकिंग लिटिल एंड मेक श्योर कि आप इसको एक्शंस में हमेशा प्रैक्टिस करें। तो एक काफ़ी ब्रॉड लेवल पे हम ये कह रहे हैं कि ये एक तरह से भगवान बुद्ध की वाणी में बताया गया राइट व्यू का मेथड है। अब जो हम आगे बात कर रहे हैं वो हम अगला सेक्शन की बात कर रहे हैं पतिपदा, जिसका जो मीनिंग यहाँ पे निकल के आ रहा है, एक राइट प्रैक्टिस। और एक जो राइट प्रैक्टिस है वो किस तरह से एक हमारी नियमित है, और जिसमें किस तरह की निरंतरता रह सकती है, उसकी एक बात इस पर्टिकुलर सेक्शन में निकल के आती है। एक जो ये सेक्शन स्टार्ट होता है वो होता है कि मॉनेस्ट्री में भी कई बार मॉन्क्स जो होते हैं वो कई बार कुछ स्पेशल ऑब्जर्वेंसेस करते हैं। स्पेशल ऑब्जर्वेंसेस से मतलब होता है कि मान लेते हैं कि मॉन्क जो होता है या कई बार वो निश्चय कर लेता है कि वो पूरी रात बैठ के ध्यान करेगा, या खाली कुछ घंटों के लिए सोएगा, या रात को लेटने की बजाय खाली किसी दीवार के साथ टेक लगा के ही बैठा बैठा रहेगा, सोएगा नहीं। तो किस तरह की ये छोटी 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 स्पेशल ऑब्जर्वेंसेस कई बार मॉन्क रख लेते हैं। और जो इनका मेन प्रैक्टिस होता है कि किस तरीके से आप अपने साधना के अंदर एक तरह का गति लेके आ पाएँ। और इसमें एक्चुअली जो बात निकल के आती है वो ये आती है कि अगर आपने मॉन्क ने अगर कोई स्पेशल ऑब्जर्वेंसेस इस तरह की रखी जो कि अनसस्टेनेबल है, मान लेते हैं कि एक नया नया मॉन्क बना है और वो अगर वो एक कड़ी साधना करने का अगर शुरू में ही प्रयत्न कर लेगा
और शुरू में ही वो एक नोट कर लेगा कि मुझे इतनी ज़्यादा साधना करनी है, और अभी वो धीरे धीरे उस पाथ में पूरा चला नहीं है, तो वो एक तरह से अनसस्टेनेबल है। तो उसमें कई बार क्या होता है कि शुरू शुरू में जब जोश होता है तो हम एक स्ट्रॉन्ग हीरोइक एफर्ट रखते हैं, और उस हीरोइक एफर्ट के अंदर हम बेसिकली जोश के अंदर आके कई दिनों के लिए तो वो उस पूरे जोश लगा देंगे, एफर्ट लगा देंगे कि बस अभी यही करना है और इसी से ही सारा बात हो जाएगी। पर थोड़े दिनों में जब वो जोश ठंडा होता है तो फिर हमारा वो एक तरह की लेजीनेस आ जाती है, एक वो आलस आ जाता है। तो उसके बाद जो है वो आप ने जो प्रण किया था, जो भी पर्टिकुलर साधना का या जो भी पर्टिकुलर मेथड का, वो उसमें यहाँ एक तरह का ढीलापन आ जाता है। तो अजान चाह ये बताना चाहते हैं कि ये एक कोई अच्छी वाइज या कोई इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी नहीं है आपको अपनी मेडिटेशन को आगे बढ़ाने की। अगर आप ऐसा करते हैं कि शुरू में जोश आ जाता है, फिर धीरे 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 आलस आ जाता है, फिर आलस के कारण आप वो चीज़ को छोड़ देते हैं, तो एक तरीके से आपके मन में जो भी क्रेविंग आई, उसको आपने क्रेविंग ने आपके मन को किस तरह से पकड़ लिया और किस तरह से आप उसके एक तरह से पंजे में आ गए। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए प्रतिपदा का जो मतलब निकाला गया कि स्टडी, कंसिस्टेंट, कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस। और हमारी हिंदी में भी जो बच्चों को जो हम कहानी सुनाते हैं, टॉर्टोइज और खरगोश और एक मेंढक की खरगोश और कछुए की कहानी सुनाते हैं। उस कहानी में भी हम यही सुनाते हैं कि इवेंचुअली जो होता है वो जो खरगोश होता है वो शुरू में तो बहुत तेज भागता है, बट पूरा कंप्लीट करने से पहले ही वो आलस आ जाता है, वो आलस के कारण वो सो जाता है। और जो कछुआ है वो अपनी धीरे धीरे स्पीड पे चलता है और इवेंचुअली वो जीत जाता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में वो एक पति पदा का मीनिंग जो यहाँ पे आ रहा है उसको हमें समझना चाहिए। एंड इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं मॉन्क अपनी मेडिटेशन में, अपनी साधना के अंदर। तो जो एक चीज़ जो निकल के आती है कि वेदर यू आर फीलिंग डिलीजेंट और लेजी, मतलब अगर आपके अंदर या तो जोश भरा हुआ है या आपका मन में अगर आलस आ रहा है, दोनों ही चीज़ों में आपको अपनी साधना को जारी रखना है। आपको एक तरह से कंसिस्टेंट रहना है दिन और रात, पूरे साल में और सारे घंटों में। चाहे आपके मन में कितनी भी लेजीनेस आ रही हो, चाहे आपके मन में कितना भी जोश आ रहा हो, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी हो, बाहर कितनी भी ठंड हो, और आपको बस लगे रहना है। तो इसमें आई थिंक एक चीज़ आती है कि जो यहाँ पे लगे रहने का मतलब है, वो एक ये भी आपको मानना पड़ेगा कि आपके करंट कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से आप क्या एक अगला स्टेप ले सकते हैं और उसको एक तरह से निरंतरता की तरह कर पाएँ। एक इस तरीके से हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा। और दोबारा जो आई थिंक वो हमें सावधान करना चाहते हैं कि शुरू शुरू में तो हम काफ़ी गंग हो जाते हैं, एकदम जोश आ जाता है, हम 6-7 दिन के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बट 6-7 दिन बाद हमें लगता है कि कुछ हो तो रहा नहीं है, ना हमें कुछ इंसाइट मिल रही है, ना हम कुछ आगे समझ पा रहे हैं। तो उसके बाद फिर हम धीरे धीरे उस चीज़ को गिव अप कर देते हैं और अपनी साधना को छोड़ के दूसरों के साथ या तो चैटिंग में लगा जाते हैं, या गप्पे मारने लगते हैं, या अपने समय को किसी बेकार की चीज़ों में लगाने लगते हैं। फिर जब हमें होश आता है तो फिर हम थोड़े दिनों के लिए फिर मेहनत करते हैं और हार्डवर्क करते हैं, और फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे वो जब आलस आता है तो फिर छोड़ देते हैं। तो इस तरह की साधना जो है वो कभी फल नहीं लेके आ पाएगी। तो एक जो इसमें जो पर्टिकुलर उदाहरण लेके जाता है कि कभी कभी तो हमने इतनी मेहनत करी कि हमने पूरी ज़मीनों को खोद दिया, पेड़ों को काट के रास्ता बना दिया, पहाड़ों को तोड़ना शुरू कर दिया। बट उसके बाद जब हम थक गए तो हमने अपने सारे औजारों को एक तरफ रख दिया, और जब हमें होश आया तो हमने देखा कि वो सारे औजारों के ऊपर तो अब तो मिट्टी जम चुकी है। तो इस तरह से हम
जो हमारा प्रण है, जो भी हमारा काम है, हम उसको आगे नहीं लेके जा पाएंगे। तो सॉरी, तो एक चीज़ जो और आगे हम चलते हैं कि इसलिए यहाँ पे जो बताया गया है कि पति पदा का काफ़ी महत्व है कि किस तरह से हम निरंतरता को अपनी साधना में रख पाएँ, और यही आपका एक सक्सेस का कारण बनेगा। एक जो पर्टिकुलर एग्जांपल आ रहा है उसके लिए मैंने एक यहाँ पे एक छोटी सी फोटो डाली है कि आप अगर देखें कि अगर आपको दो लकड़ियों की रगड़ से अगर आग जलानी है, इसमें अगर आप देखें जो एक लंबी इस फोटो के अंदर जो एक लंबी खड़ी हुई लकड़ी है, उसको आप गोल गोल घुमाते हैं नीचे वाली लकड़ी के ऊपर, और जब दोनों लकड़ियों में आपस में एक तरह की फ्रिक्शन होता है, रगड़ होती है, उससे गर्मी पैदा होती है, और उस गर्मी के थ्रू धीरे धीरे हल्की सी चिंगारी होती है, और उसके पास जो आपके पास सूखी घास पड़ी हुई है उसको आप वहाँ चिंगारी के पास रख देते हैं, और उससे आप इवेंचुअली आग जला पाते हैं। तो इस पूरे एग्जाम्पल के अंदर जो आग जलाने का मेथड है, आप हम सबको पता है कि जब एक पर्टिकुलर गर्मी होगी रगड़ने से, जब धीरे धीरे कोई धुआं धीरे धीरे निकलने लगेगा और उस लेवल के ऊपर हम सस्टेन करेंगे, तो टेम्परेचर जब एक लेवल के ऊपर होगा तभी वो आग की चिंगारी पैदा होगी। अगर आपने काफ़ी देर तक मेहनत करी और अभी हल्की हल्की लकड़ी में गर्माहट ही हुई थी और आपने थक गए और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया कि अब मैं थोड़ी देर बाद करूँगा, तो जो भी आपकी मेहनत थी वो बेकार हो जाएगी, क्योंकि लकड़ी वापस से ठंडी हो जाएगी। तो इसी का एग्जाम्पल देते हुए कि ये फायर का एग्जाम्पल जो दे रहे हैं कि हम स्टिक्स को रबर करते हैं, जब तक कि एक वो क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं होता वहाँ पे आग उसमें नहीं लगेगी। तो हमें वो क्रिटिकल टेम्परेचर को पे लाने के लिए हमें वो स्टडी मैनर से हमें वो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एफर्ट करेंगे कि अभी करा पे छोड़ दिया, फिर करा पे छोड़ दिया, चाहे हमने जब वो करा तो बहुत इंटेंसली करा, बट उसका इवेंचुअली कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसका एक और एग्जाम्पल जो निकल के आता है, और आई थिंक अजान चाह जो थे वो आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी लोग काम करते थे उसको उदाहरण की तरह बताते थे, ताकि लोगों को समझने में भी आसानी हो कि एक अगर मछुआरे ने नदी में जाल फेंका है और उसके जाल के अंदर अगर मछली फंस गई है, और अगर अब मछली काफ़ी कोशिश करिए निकलने की और उसको मछली को पकड़ना है, तो वो पानी में कूद के उन मछलियों को शायद जाल में फांस लेगा या अपने हाथों में पकड़ने की कोशिश करेगा। तो इस चीज़ में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मछुआरा है उसको एक धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा। अगर वो आ, उसमें धैर्य नहीं है, अगर वो हड़बड़ाएगा तो मछली उसके हाथों में से निकल के पानी में चली जाएगी। तो एक इसका उदाहरण भी आता है कि जो उसके जो एफर्ट था, ग्रैस होल्ड ऑफ इट आर टू होल्ड, क्योंकि उसने जो भी मेहनत करी वो काफ़ी वॉयलेंट थी, काफ़ी उसने एकदम पूरी जान लगा दी, और उसके अंदर वो उसकी क्रेविंग आ गई, फियर आ गई, एंग्जाइटी आ गई। तो इसके ऑपोजिट जो जान चाह हमें बताना चाहते हैं कि जेंटली जेंटली डज इट बट नॉट टू जेंटली। तो ये एक ओल्ड सेइंग है कि धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है, बट सावधान ये भी रहना है कि हमें ज़्यादा धीरे नहीं होना। ये जो इसमें जो पर्टिकुलर जो वर्ड आता है बट नॉट टू जेंटली, इसका भी एक अपना ही महत्व होता है, और जो लोग काफ़ी समय से साधना कर रहे हैं उनको पता ही होगा कि अगर आप साधना करते हैं, अगर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे तो हो सकता है कि आपको हेडेक होने लगे, और अगर साधना करते हुए अगर आपने माइंड को एकदम ही रिलैक्स छोड़ दिया तो हो सकता है कि धीरे धीरे आपको नींद आने लगे। तो आपकी जो साधना है एक तरह की जेंटल निरंतरता उसमें रहनी चाहिए, पर इतनी भी जेंटल ना हो कि नींद आ जाए और वो आप उसको उस क्रेविंग में आके, लेजीनेस में आके उसको छोड़ दें। एंड जो यहाँ पे जो पर्टिकुलर मीनिंग में वो समझा रहे हैं कि इफ़ यू आर फीलिंग लेजी डू द प्रैक्टिस, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग लेजी डू द प्रैक्टिस, कि आपका मन में अगर आलस आ रहा है तब भी प्रैक्टिस करें, और अगर आलस नहीं आ रहा तो भी प्रैक्टिस करें। तो एक तरह की आपकी कंटिन्यूटी है।
और अगर आपके मन में अगर क्रेविंग आएगी कुछ भी पाने की, तो वो क्रेविंग जो है कुछ भी पाने की या कुछ भी बनने की, वो हमेशा ही वो आपके जो एफर्ट हैं उसको वो एक तरह से सेबोटाज कर देगी, एक तरह से उसको बेकार कर देगी। और जो यहाँ पे भगवान बुद्ध की टीचिंग में जो एक बात आती है कि पुटिंग फॉर द एफर्ट इज फॉर अबंडनमेंट, और लेटिंग गो, फॉर विदड्रॉइंग फ्रॉम अटैचमेंट, एंड देर शुड बी नो डिजायर फॉर बिकमिंग बर्थ टू गेट और टू बी एनीथिंग एट ऑल। जो भी हम साधना कर रहे हैं, हमें हमेशा यही ध्यान में रखना है कि हमारी जो भी साधना है उसमें हमारा कोई गोल नहीं है कि हमें कुछ पाना है, बल्कि हमें चीज़ें छोड़नी है। हमें डिज़ायर से ऊपर उठना है, हमें बिकमिंग जो हम कुछ पाना चाहते हैं उससे हमें एक तरह से ऊपर उठना है। एंड एक चीज़ जो और आई थिंक अजान चा की टीचिंग में बार बार आती है, और जो मुझे लगता है कि हमारी साधना में भी काफ़ी ज़रूरी है, वो है कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड एंड ट्वीक। अगर हम ये मान के चलेंगे कि हमें साधना का एक पर्टिकुलर मेथड है और हमें बस उस मेथड को पकड़ के बस उस मेथड को ही करे जाना है, करे जाना है, करे जाना है, तो हो सकता है कि हम ठीक ना कर रहे हो, क्योंकि हमने क्रेविंग में आके हो सकता है कि कुछ पकड़ लिया। तो एक जो इसमें जो एस्पेक्ट आता है मॉनिटर और ट्वीक के, हमें हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, और अगर जो हम कर रहे हैं क्या हम उसमें कुछ गलती कर रहे हैं, अगर गलती कर रहे हैं तो हम उसमें सुधार ला पाएँ। तो इसको वो एक तरह से कहते हैं कि एक तरह का आपको अपनी साधना में जो बैलेंस लेके आना है, जिसको हम जस्ट राइट कह रहे हैं। और एक और तरीका है कि ऑप्टिमम इंटेंसिटी, मतलब एक सही प्रकार का हमें मेहनत करनी है, कि ना ज़्यादा ना कम। और वो धीरे धीरे आपको समझना पड़ेगा कि आप जिस पोजीशन में हैं उस पोजीशन के हिसाब से वो आपकी सही इंटेंसिटी क्या है। अगर हमने कुछ टाइम पहले भी कुछ सेशंस पहले इसी बुक की रीडिंग में ही पढ़ा था कि लेजीनेस के ऊपर कह रहे थे कि कई बार जो मॉन्क होता है वो उसको मेडिटेशन करने बैठा तो उसको नींद आ रही है, तो अजानचा कहते हैं कि तब तक आप बैठ के मेडिटेशन करते रहो। अगर मेडिटेशन नहीं हो रही तो उठ के खड़े हो जाओ और कुटी के बाहर जाके वॉकिंग मेडिटेशन करो। और जब तक आप वॉकिंग मेडिटेशन करते रहो, कि जब तक आपके मन में जो लेजीनेस है, जो मन में आपका जो नींद की वो भाव आ रहा है, वो दूर ना हो जाए। जब आपके मन में एक वो नींद का भाव जो था वो चला गया है, उसके बाद यू आर फ्री टू गो एंड स्लीप। तो एक तरह की वो मन में एक संयम बनाना है, एक तरह का ऑप्टिमम इंटेंसिटी बनाना है, जिसको वो राइट प्रैक्टिस का नाम दे रहे हैं। और इसी में ही हम आगे बोल रहे हैं कि पुटिंग फॉर द एफर्ट जो है और जो एफर्ट है, ये हमें खाली सिटिंग पोस्चर में बैठ के ही नहीं करना है। ये हमें, चाहे हम खड़े हुए हैं, चाहे हम बैठे हुए हैं, चाहे चल रहे हैं, चाहे हम लेटे हुए हैं, चाहे हम मॉनेस्ट्री के अंदर झाड़ू लगा रहे हैं, या हम सूरज की तरफ देख रहे हैं, तो ऐसा कोई भी टाइम नहीं है जब हमें एफर्ट नहीं लगाना है। हमें इन सारे चीज़ों को करते हुए भी हमें एक कांस्टेंट माइंडफुलनेस अपने अंदर पैदा करनी है। और जो पर्टिकुलर सेक्शन को जो हम एंड कर रहे हैं वो इस बात से कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ टू रियलाइज द धम्मा एट ऑल टाइम्स इन ऑल प्लेसेस। जो आई थिंक वो यही कहना चाहते हैं कि हर समय और हर जगह पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमारे मन के अंदर भगवान बुद्ध की टीचिंग्स को जगा पाएँ और धम्म को जगा पाएँ। तो अभी समय हो रहा है, इसी के साथ हम ये वाला सेक्शन आज यहीं पे रोकते हैं। एंड इसको अगला सेक्शन नोइंग नाउ, जो कि प्रेजेंट मोमेंट की बात करता है, माइंडफुलनेस में कि सब कुछ जो भी आपका मेडिटेशन है, जो भी
सारा आपका ध्यान करना है वो सब प्रेजेंट मोमेंट में ही है कि प्रेजेंट मोमेंट में ही आपको देखना है। इसको हम अगले हफ्ते चालू करेंगे।